हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आप लोग के लिए चैप्टर स्टार्ट होता है प्रकाश का अपवर्तन। अब इस अपवर्तन में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। जैसे पिछला वीडियो में मैंने देखे थे कि प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन में क्या होता है कि एक सतह रहेगा, चमकीला सतह, इस पर प्रकाश पड़ेगा और यहाँ से सीधे इसी माध्यम में चला जाएगा, यानी जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में रिटर्न चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कांच का सिल्ली है, इस टाइप से कोई कांच का सिल्ली है, ठीक है। अब इसमें प्रकाश पड़ेगा, तो प्रकाश अगर पड़ेगा तो ये यहाँ से रिटर्न नहीं जाएगा, यहाँ से इसके अंदर से फिर बाहर निकलेगा, ठीक है। इसके अंदर से होते हुए बाहर निकलेगा। तो इसको देखेंगे कि ये होता कैसे है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक कुछ सेकंड का वीडियो है, आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर लेके चलता हूँ अपने मेन पॉइंट पे। देखिए, ये आपका कांच का गिलास है, ठीक है। ये कांच का गिलास है। अब जैसे इस पर लेज़र लाइट जो वाला लाइट है उसको जलाएंगे, जब ये लेज़र लाइट वाला जलाएंगे तो देखिए कैसे इसमें क्रिया हो रही है। यही प्रकाश का परावर्तन होता है। अब आपको एकदम ध्यान से देखना है ये किसमें क्रिया हो कैसे रही है। देखिए, अब जैसे इस लाइट को जलाना है, देखिए जला दिया गया। आप थोड़ा देर के बाद देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये लाइट यहाँ से गया और जाने के बाद इसका जो पथ है, यानी जिस पथ पे, जिस रास्ते पे जा रहा है, इसको जाना तो ये था सीधा, लेकिन ये सीधा न जा करके क्या होता है, ग्लास में जाके बेंड हुआ। और बेंड होने के बाद कब तक बेंड हो रहा है? जब तक ये ग्लास के अंदर है तब तक बेंड हो रहा है। और जैसे ग्लास से बाहर निकल रहा है तो फिर यहाँ से एकदम मतलब जिस डायरेक्शन में ये गया था उसी डायरेक्शन में फिर बाहर निकल गया। यानी ये वाला जो आपका माध्यम है इसको बोलते हैं सघन माध्यम, ठीक है। और ये वाला माध्यम जो है बाहर वाला विरल माध्यम, यानी डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब जैसे यहाँ से पास करके निकला तो आपका जो पूरा का पूरा जो खाली वाला एरिया है इसको विरल माध्यम कहते हैं, यानी आसान वाला है पूरा, यानी पार्टिकल दूर दूर पे है। और इसका ग्लास का पार्टिकल क्या है, इकट्ठा है, एक जगह है, तो उसको सघन माध्यम बोलते हैं, ठीक है। अब ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे हो रहा है, ठीक है। देख लीजिए आप। चलिए, अब हम लेके चलते हैं आपको अपने मेन पॉइंट पे। अब देखिए, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। यहाँ पे आपके चैप्टर का पूरा कंबाइंड यहाँ पे एक PDF तैयार है। तो यहाँ पे जो चैप्टर आपका था, पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें कुछ न्यूमेरिकल था, कुछ ऑब्जेक्टिव था, उसको भी देख चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर, यानी प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का जो अपवर्तन है उसको देखेंगे कि इसमें रियल में कैसे हम इस चैप्टर से जो भी 2-4 नंबर है कंसेप्ट, इसको हम कैसे सीखेंगे। और लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। जैसे किसी का आँख ख़राब होता है तो उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग एकदम बने रहिए और एक एक करके पॉइंट को समझिए। अब यहाँ पे पहला चैप्टर का दूसरा चैप्टर का पहला टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अब प्रकाश का अपवर्तन मैंने आपको दिखाया कि प्रकाश कैसे किसी कांच में जा रहा है या वाटर में जाएगा तो उसका अपवर्तन कैसे होगा, उसमें ये देखना है आपको। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे प्रकाश की किरण क्या हुआ था कि एक माध्यम हवा वाला माध्यम से वो ग्लास वाला माध्यम में प्रवेश किया, तब क्या हुआ, उसके बाद देखिए प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, यानी पूर्व पथ से, यानी जो रास्ता से वो आ रही थी उस रास्ते से विचलित हो जाती है। और विचलित होने की इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ से इसका वीडियो हम दिखा दिए हैं कि कैसे विचलित हो रहा था। ये जो वर्ड है विचलित, आपने देखा था कि ये प्रकाश गया, ठीक है। ऐसे एक लाइन है, मान लीजिए कि आपका ये लाइन है, ठीक है। इधर मान लीजिएगा आपका हवा वाला माध्यम है, ठीक है। इधर है एकदम से आपका ग्लास वाला माध्यम। तो अब यहाँ से प्रकाश गया और प्रकाश गया
तो ये एक अविलंब हो गया। अब इसको जाना चाहिए तो कैसे, सीधा जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये इधर की तरफ मुड़ गया, इधर अविलंब की तरफ मुड़ गया। यही काम करता है इसमें। अगर ये गिलास का आपका जो सिल्ली है बड़ा रहता तो ये मुड़ तो गया है, लेकिन यहाँ से फिर ऐसे रिटर्न होकर चला जाता। जब ऐसे रिटर्न होकर जाता तो देखते हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपका पैरेलल होगा, मतलब इसको देखिएगा तो ऐसे निकलेगा पीछे और इसको देखिएगा तो ऐसे निकलेगा। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दिखाई देता है। यही मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं ये देखना है। तो पारदर्शी माध्यम आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। अब विरल माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। और दूसरे शब्दों में इसको बोलेंगे कि जब एक माध्यम के सापेक्ष में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, एक माध्यम में जब एक माध्यम से सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो तो उसे क्या बोलते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। और इसमें क्या था कि एक माध्यम में दूसरे माध्यम का जो प्रकाश का चाल होगा क्या होगा, उसके सापेक्ष अधिक होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। यानी जहाँ पे अधिक होगा वहाँ पे विरल माध्यम, जहाँ पे सघन होगा वहाँ पे विरल माध्यम में देखिए प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक होगा, यानी विरल माध्यम। जैसे हम लोग हवा में हैं तो यहाँ पे प्रकाश का चाल क्या होगा, तेज होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश का चाल तेज होगा। जैसे ग्लास में जाएगा या वाटर में जाएगा तो वहाँ पे धीमा हो जाता है, यानी वहाँ पे एकदम से उसका पार्टिकल होता है मतलब पास होता है, प्रकाश को धीरे धीरे जाने देता है। और हवा में प्रकाश तेज़ी से निकलता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। अब यहाँ से देखिए, अब आता है आपके पास हवा में प्रकाश की चाल, ठीक है। क्या आ रहा है, हवा में प्रकाश की चाल। अब इसको याद कैसे करना है, हवा में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, ये सब एकदम समझिए कि आपका एक टॉनिक पॉइंट होता है। अब इसको याद करने का तरीका होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप प्रकाश में यानी धूप में आप जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं तो हवा भी है आसपास में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको याद करना है कि हम हवा में चल तो रहे हैं लेकिन इसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी। जैसे आपको धूप में चले तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रकाश की चाल कितनी हो रही है। ये याद करके आपको रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बार बार क्वेश्चन आता है और ये आप याद नहीं रखिएगा तो आपका 1 नंबर ऐसा ही चला जाता है। याद करके रखिएगा तो 1 नंबर आपका एकदम कंप्लीट और 100% नहीं 200% सही करके आइएगा। आप अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि वाह सर मैंने ये क्वेश्चन सही करके आया है, और उसको मिलाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको एकदम दिमाग में बैठेगा कि नहीं सर ये क्वेश्चन डन, 1 नंबर पक्का। फिर पूछेगा कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल या जल में प्रकाश की चाल, तो आपको याद रहेगा तब ना। जो भी क्वेश्चन आपको याद रहता है तो आपको अंदर से ही फील होता है कि हम ये क्वेश्चन को सही बना गया है। आपको कोई किताब, कोई कॉपी, कोई फिगर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और आपको अंदर से पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं हम इतना क्वेश्चन एकदम सही करके आए हैं। तो यही बात आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है टोटल 80 नंबर साइंस में, और उसमें से आपको 40 नंबर ही टच करना होता है। तो 40 ऐसे क्वेश्चन टच कीजिए जिससे आपको क्या हो कि पूरा का पूरा 40 नंबर आपको मिले। तो 40 का 40 कब मिलेगा, जब आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा तब। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जल वाला है, अब जल आप पानी पीते हैं, कितना पानी पीते हैं, 250 ग्राम, 250 ग्राम के आसपास पीते हैं। उससे ज़्यादा एक गिलास में तो आएगा नहीं, इतना छोटा सा गिलास में। तो बस पानी पी रहे हैं तो उस समय आप याद रखिए जल में प्रकाश की चाल। जैसे एक गिलास गया तो जल में प्रकाश की चाल याद आना चाहिए उसी समय। जैसे आप खाना खाने बैठे तो आपके पास पानी आया तो आप याद करिए कि पानी कितना होना चाहिए, पानी कितना होना चाहिए उसका मतलब नहीं, मतलब प्रकाश, जल में प्रकाश की चाल आपको बताया था 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या आप याद रखिएगा 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में देखना है तो 2,25,000 बोलना है, अगर मीटर पर सेकेंड में बोलना है तो 2.25, ठीक है। यानी इतना अप्रॉक्स रखिए 2.25, ठीक है। 2.25 क्या होना चाहिए, × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 2,25,000 किलोमीटर। और हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जैसे हवा में जाइए तो 3 लाख याद रखिए, किलोमीटर में पानी पीजिए तो
25,000 किलोमीटर याद रखिए। बस इतना बात आपको याद करके रखना है कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हवा विरल माध्यम और जल सघन माध्यम, दो माध्यम आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए जो आपका विरल माध्यम है, यहाँ पे देखिए हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिख रहा है यहाँ पर हवा में प्रकाश की चाल। अब कांच में प्रकाश की चाल, यानी कांच में जो हम बताए थे आपको ग्लास जो होता है ना शीशा का, उसको कांच बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें प्रकाश की चाल आपको बताना था 2 कितना होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रटना नहीं है, बिल्कुल एकदम पॉइंट बाई पॉइंट पकड़ के उसको बैठा लीजिए दिमाग में, ठीक है। पॉइंट बाई पॉइंट पकड़ के बैठाइएगा तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। देखिए पानी, अब पानी जैसे मान लीजिए कि आपका जो कांच होता है एकदम शीशा की तरह होता है, तो भी बर्फ़ है, तो बर्फ़ और जल और एक कांच दोनों आसपास में रहता है। ये 2.25 है तो ये 2 है, ठीक है। बाकी इधर का सेम है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे इसको किलोमीटर में एक्सचेंज कीजिएगा तो क्या करना होगा आपको 1000 से गुना कर दीजिएगा, तो इसमें आपका किलोमीटर में बदल जाएगा। भागा करना होगा ना, हाँ भागा करना होगा, 1000 से भागा कर दीजिएगा तो आपका बदल जाएगा। उसके बाद देखिए विरल माध्यम हवा में और कांच में सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब ये बात आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि जब प्रकाश सघन विरल माध्यम से यानी एकदम आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप मेला में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे दशहरा मेला लगता है हमारे यहाँ, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, ठीक है। तो भीड़ होता है नवरात्रि का मेला में, तो उसमें होता क्या है कि जैसे आप घर से निकल रहे हैं तो वहाँ पे लोग आपके आसपास में क्या है कम है। अब जैसे कम है तो आप कहीं भी जाइए कोई दिक्कत नहीं है, यानी जैसे भीड़ में प्रवेश कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एक प्रकाश आया, अब यहाँ पे अभिलंब पड़ गया, ठीक है। अब समझिए कि आपका यहाँ से आने तक कोई भीड़ नहीं है, लेकिन अब जैसे मेला में प्रवेश कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, आपको जाना तो ये तो एकदम फैली में, लेकिन अब धक्का होने की वजह से क्या कीजिएगा, आप अभिलंब की तरफ मुड़ जाइएगा। तो यही समझिए ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो जैसे आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कीजिएगा तो अभिलंब की तरफ आपको झुकाव हो जाएगा, यानी किधर अभिलंब की तरफ आप झुका हुआ महसूस कीजिएगा। किसके तरफ, अभिलंब की तरफ। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यही उल्टा क्या होगा, अगर प्रकाश हम इधर से भेज रहे हैं तो क्या होगा, जैसे अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। और इसका इमेज ऐसे होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, ऊपर आपका हो गया सघन माध्यम, ठीक है। ये अभिलंब है, ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम में प्रकाश आ रहा है, अब यहाँ से विरल माध्यम में जाएगा, ठीक है। विरल माध्यम में जाएगा तो आपको लगेगा क्या कि जाएगा सीधे, लेकिन ये यहाँ से दूर भागता है, ठीक है। तो अभिलंब से क्या हुआ, ये दूर भाग रहा है। तो ऐसे इमेज आपका इसमें दिखाई देगा, यानी इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ऐसे मुड़ के भाग रहा है, यानी अभिलंब से दूर भाग रहा है, ठीक है। तो ये आपका दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अब यहाँ से आपके पास एक आता है अच्छा सा टॉपिक, इसको ध्यान दीजिए। अब क्या होता है कि प्रकाश के अपवर्तन होने का क्या क्या कारण हो सकता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन होने का क्या क्या कारण हो सकता है, उसको एक एक पॉइंट करके समझना है। अब यहाँ पे देखिए उत्तर, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग हो सकती है, ठीक है। भाई 2 लिखने का मतलब होता है कि अलग अलग आपको 2 बार पढ़ना है, ठीक है। जैसे हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात कहने का मतलब क्या होता है, निर्वात यानी वैक्यूम, यानी उसमें कुछ नहीं है, हवा नहीं है, एकदम खाली है, ठीक है, उसको निर्वात कहते हैं। अब उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल आपको याद था, ठीक है। तो बस आपको देखिए ये दोनों के दोनों आपका सेम है, और ये आपका क्या है, थोड़ा सा इससे कम है, किससे, प्रकाश
हवा से थोड़ा सा कम है, ठीक है। जल वाला देखिए, जल वाला क्या है यहाँ पे है, तो जल और कांच ये दोनों आप याद रखिएगा आसपास में है, यानी 2.25, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको फिगर देख के समझ में आ रहा होगा कि एक गिलास है और इस गिलास में पेंसिल रखा गया है और ये पेंसिल टेढ़ा दिखाई दे रहा है। आप भी ऐसा क्रिया कर सकते हैं या किए होंगे बचपन में, जैसे बाल्टी में या किसी में आप लकड़ी डाल दीजिए या कुछ और ऐसे बड़ा सा कुछ है डंडा, उसको डाल दीजिए, देखिए वो टेढ़ा दिखाई देगा। आप भी ये प्रैक्टिकल कीजिए जाके घर पे और आपको समझ में आएगा। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है, वहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश जिस माध्यम में जाना चाहता है लेकिन उस माध्यम में न जा करके क्या होता है, जैसे वो सघन माध्यम में जाता है, प्रवेश करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो अविलंब की तरफ झुक जाता है। जैसे अविलंब की तरफ झुकता है तो वही हमको टेढ़ा दिखाई देता है, ठीक है। इसी की वजह से आपका पेंसिल टेढ़ा दिखाई देने लगता है। इसमें वाटर में, जैसे वाटर में डालते हैं ना, तो मान लीजिए पेंसिल हम डाले ऐसे, ठीक है, तो पेंसिल डालें, ठीक है, देखते रहो। हिला नहीं ना है, सब कुछ लग रहा है। अब यहाँ प्रकाश का अपवर्तन के नियम देखना है आपको, तो देखिए अब प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। अब देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। जैसे मैंने आपको बताया था दर्पण में, सेम उसी तरह के इसमें भी आ रहा है। जैसे कह रहा है कि आपतित किरण, ठीक है, और अपवर्तित किरण, यानी यहाँ से अपवर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। तो ये पहला नियम आपका हो गया, ठीक है। दूसरा नियम इसमें कह रहा है कि दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को जो बतलाता है वही दूसरा नियम आपका है। तो इसमें क्या बतलाता है, देखिए अब इस नियम का खोज कब हुआ था, 1621 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी खास रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया साइन आई बोलेंगे तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर बोलेंगे, ठीक है। यानी जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इसको साइन आई बोलेंगे, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको साइन आर बोलेंगे। अब इसके अनुपात के नियतांक को क्या बोलते हैं, म्यू के बराबर होता है। तो अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, यही आपका जो होता है मेन फार्मूला होता है, दूसरा नियम, ये बोल दीजिए, ठीक है। चलिए इतना बात आपको क्लियर हो गया। जब किसी कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतन कोण और निर्गत कोण को आपस में बराबर हो जाता है, यानी एंगल आई बराबर एंगल ई हो जाता है। तो देखिए अब होता क्या है इसमें कि जब किसी कांच के स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतन कोण और निर्गत कोण, अब आपतन कोण और निर्गत कोण कौन सा बनता है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ से आपका बन गया आपतन कोण, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा आपतन कोण हो गया। और ये वाला जो होता है इस कोण के बीच में और यहाँ से देखिए ये कोण के बीच में, और यहाँ से जब प्रकाश आपका निकल के गया, मान लीजिए आपका कांच का गिलास है, अब यहाँ से निकल गया तो ये जहाँ से लग रहा है डॉट डॉट वाला ये आएगा, ठीक है, ये आ रहा है कोण, और इसके बीच में जो आपका बन रहा है, ठीक है, यानी यहाँ से समझिए कि इसके बीच में जो कोण बन रहा है आपका, ये आपका क्या कहलाता है, निर्गत कोण, ठीक है। उसके बाद पार्श्विक विस्थापन क्या है, यह किन 2 बातों पर निर्भर करती है, इसको देखना है। चलो अब देखिए, जब कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है उसी दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब ये जो दूरी होता है ना, जैसे मान लीजिए कि दूरी आपका जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो दूरी है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होता है, ये दूरी ये पार्श्विक विस्थापन कहलाता है, ठीक है। और इसमें जो कोण बनता है और ये कोण ये होता है आपका निर्गत कोण, ठीक है। अब यहाँ से ये जो आपका डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, यही आपका पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। अपवर्तनांक लग रहा है। अब यहाँ से देखिए अपवर्तनांक किसी माध्यम जैसे जल, हवा, कांच आदि अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है, ये बताता है। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है आपका,
यहाँ पे याद करिएगा इसको, जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला है, अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य कहने का मतलब ये आपका होता है निर्वात, ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में, यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कमी, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जाता है उसको, ठीक है। तो n बराबर c/cn। अब यहाँ पे n तुम्हारा क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया, और c क्या हो गया कि शून्य में प्रकाश की चाल हो गया, और cn क्या हो गया, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में अगर बात करेंगे, जैसे कांच में बात करेंगे तो कांच का प्रकाश की चाल हो जाएगा, अगर हवा में बात करेंगे तो हवा वाला रहेगा, या फिर अगर ग्लास में बात करते हैं या वाटर में बात करते हैं तो उसमें हम लगा सकते हैं उसको, ठीक है। अपवर्तनांक 1 से कम नहीं हो सकता है, यानी अपवर्तनांक 1 हो सकता है और 1 पॉइंट कुछ हो सकता है इसमें, ठीक है, लेकिन 1 से कम नहीं होगा। 0.5 या 0.7 नहीं हो सकता है, ये अपवर्तनांक आपका नहीं होता है। ऐसे हो सकता है 1 से ऊपर हो सकता है। निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम 1 होता है, और सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है कितना, 2.42। तो याद रखिएगा, हीरा 2.42 होता है अपवर्तनांक में। अपवर्तनांक एक मात्र विहीन राशि है। अब इसका अपवर्तनांक का कोई राशि नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्र विहीन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। ये आपका अपवर्तनांक का फॉर्मूला है। इसमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकलते हैं तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब यहाँ पे म्यू है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ये आपका म्यू, यानी अपवर्तनांक को हम म्यू बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अपवर्तनांक, तारपीन का तेल आप लोग देखे हैं, जिसको थिनर बोला जाता है, जो पेंट करता है सब ना, वो यूज करता है उसमें पेंट में डाल के, तो उसी को तारपीन का तेल बोलते हैं। इसका कितना होता है 1.47। बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है 1.50। क्राउन कांच, इसका कितना होता है 1.52। फिल्टन कांच यहाँ पे होता है आपका 1.65। कार्बन डाइसल्फाइड 1.68। उसके बाद रूबी, नीलम, हीरा, ये आपका सब क्या है, खनिज है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 1.71, 1.77, 2.42 ये दिख रहा है। फिर से यहाँ पे आप देख लीजिए, ये केरोसिन का तेल यानी मिट्टी का तेल होता है, ठीक है। सॉरी, एल्कोहल 1.6, पानी 1.33, बर्फ 1.31, हवा 1। तो शांत नहीं रहेगा। चलो, यह तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, अपवर्तनांक। तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। एक होता है समानुपाती। समानुपाती कहते हैं तो उसके एकदम सीधा सीधा, और व्युत्क्रमानुपाती का बोलेंगे तो उसका उल्टा हो जाता है, यानी ए एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 m, इतना बोल सकते हैं, यानी 10 के पावर -10 m। रंग देखिए, और यहाँ पे तरंग दैर्घ्य, अब बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य, जामुनी रंग का, नीला रंग का, हरा रंग का, ठीक है। अब ये तरंग दैर्घ्य आपको दिखाया है, जैसे हम लोग तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे प्रिज्म, तो वहाँ पे एक ट्रिक आएगा आपको, बैजानी हापिनाला, ठीक है, या विबजियोर, वहाँ पे हम याद कर सकते हैं। और वहाँ से ये आपका क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। अब आजकल उसको 2 नंबर में भी खाली फिगर बनाने के दे रहा है, लेकिन आपको 6 नंबर के लिए तैयार कराया जाएगा, और तैयार कर लीजिएगा तो उससे आपका 2 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर 2 नंबर का तैयार कीजिएगा तो 6 नंबर छूट जाएगा फिर। तो इसलिए ये सारा का सारा तरंग दैर्घ्य आप देख लीजिए एक बार, और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जो पॉइंट दिया हुआ है इसको भी देख लीजिएगा। लॉर्ड रैनन ने बताया है कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन या प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास सबसे ऊपर तरंग दैर्घ्य कम होता है तो उसका विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब विचलन कैसे होता है हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, बाकी पूरा का पूरा हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, तीसरा चैप्टर में, ठीक है, तरंग दैर्घ्य के बारे में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक प्रिज्म रहता है, तो प्रिज्म में जैसे श्वेत प्रकाश निकला, तो श्वेत प्रकाश निकलने के बाद अब यहाँ से बताइए
अब यहाँ से बताइए कि आपका जो प्रकाश होता है कौन कम मुड़ता है, ठीक है। ऐसे मुड़ते मुड़ते जाता है आपका सब, ठीक है। अच्छा ऐसे देखिए, एक प्रकाश गया, अब जैसे आपका ऐसे भेजे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये थोड़ा सा हल्का मुड़ेगा और फिर यहाँ से हल्का ये तिरछा निकल के भागेगा, ठीक है। जब ये तिरछा निकलेगा तो यहाँ से आपको पट्टी पर प्राप्त करना होगा, तो 7 रंग निकलेगा, ठीक है। तो बताइए यहीं से निकलेगा पूरा पॉइंट से ही। अब जो सबसे ज़्यादा झुकता है उसी का क्या होता है, प्रकीर्णन यानी विचलन। विचलन का मतलब झुकाव। तो सबसे ज़्यादा किसका झुकाव होता है, बैगनी रंग का, बैजानी ह पी नाला, ठीक है। तो नीचे से हम लिखते हैं बैजानी ह पी नाला, तो लास्ट में ऊपर लाल चल जाता है, नीचे आपका बैगनी आ जाता है, ठीक है। तो बैगनी कलर का जो होता है, ठीक है, कट गया, चल अच्छा लगेगा। लोग आ रहे हैं, चलो अब यहाँ पे देखो, अब इसमें पॉइंट में लिखा हुआ है कि लॉर्ड रैनन ने बताया है कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन या प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मैंने अभी आपको बताया था, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अब एक प्रिज्म आप बनाइएगा, जो प्रिज्म बना हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब एक प्रकाश यहाँ से भेजेंगे, एक प्रकाश भेजेंगे, प्रकाश को थोड़ा सा ऐसे तिरछा भेजिए ताकि आपको भी समझने में दिक्कत ना हो। एक प्रकाश भेजेंगे तो प्रकाश क्या होगा, जैसे प्रिज्म में घुसेगा तो इसका अपने पथ से विचलित हो जाएगा, यानी जाना चाहिए इसको ऐसे सीधा, जाना चाहिए तो सीधा, लेकिन जाया सीधा नहीं गया, ऐसे मुड़ गया। अब फिर यहाँ प्रिज्म से जब बाहर निकलेगा तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन सीधा ना जाकर क्या हुआ, ऐसे मुड़ गया। तो आपको लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब ये मुड़ गया यहाँ से प्रकाश। अब इसको जैसे आप पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो देखिए अब यही पॉइंट से आपका 7 को किरण निकलता है। क्या को निकलता है, 7 को, ठीक है। अब 7 को निकालिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 प्रकाश का किरण निकलेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है बैगनी से, कहाँ से स्टार्ट करना है, बैगनी से, और ऊपर हो जाएगा आपका नीला वाला, ठीक है, नहीं लाल वाला, क्या हो जाएगा, लाल वाला। तो बैजानी ह पिनाला, बैजानी ह पिनाला देखिएगा तो देखिए अब ट्रिक से आपको याद रहेगा किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो देखिए आपको यहाँ पे लिखा है कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है किसका, जिसका विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन कहने का मतलब उसका मुड़ाव, यानी उसका जितना ज़्यादा मुड़ेगा उसका विचलन उतना ही अधिक होता है। तो इसमें बताइए कौन सा कलर आपका ज़्यादा मुड़ा है, देख के बताइए कौन सा कलर आपका ज़्यादा मुड़ा है। तो लास्ट वाला जो कलर होगा यही सबसे ज़्यादा मुड़ा होगा, यही सबसे ज़्यादा मुड़ा होगा। तो जब सबसे ज़्यादा मुड़ेगा तो आपको क्या होगा, ये देख के पता चलेगा कि बैगनी कलर का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। नहीं, बैगनी कलर का विचलन सबसे ज़्यादा होगा, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। अब देखिए लाल रंग, देखिए आपका कहाँ दिख रहा है, लाल रंग ऊपर है। अब लाल रंग कम उड़ रहा है, तो कम उड़ रहा है तो इसका क्या है, तरंगदैर्घ्य अधिक है, और इसका विचलन क्या हो रहा है, सबसे कम हो रहा है, यानी कम उड़ रहा है। लाल रंग हल्का ऐसे मुड़ा है तो इसका विचलन कम हुआ है और इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा। और जब ज़्यादा मुड़ेगा तो ज़्यादा कौन मुड़ रहा है, बैगनी, सबसे ज़्यादा बैगनी मुड़ रहा है। तो जो ज़्यादा मुड़ेगा तो उसका विचलन क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी मुड़ाव यानी विचलन। ये आप समझना कि जो मुड़ रहा है वो विचलन है। तो जिसका मुड़ाव ज़्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, और जिसका मुड़ाव कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। यही बात आपको इसमें समझना है, ठीक है। तो ये हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कहाँ पे, 3 चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे जब ये बात आ गया है तो थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं प्रकाश से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है तो जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, और कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यदि हवा में प्रकाश की चाल इतना दिया हुआ है, अब आपको बताइए हवा में प्रकाश की चाल दे दिया है और कांच का अपवर्तनांक आपको दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकलना है, निकलना क्या है, आपका अपवर्तनांक निकलना है, ठीक है। तो फार्मूला लगाइए और वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से सोल्व करके आप निकाल लीजिए इसको, ठीक है। जिस माध्यम में निकालना है प्रकाश की चाल यहाँ पे रखिए। अब देखिए ऊपर क्या था आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दिया हुआ है 3.10⁸, ठीक है। और उसके बाद माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल है यानी आपको दिया हुआ है जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5 है, ठीक है। यानी प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है, हवा से कहाँ जाती है, कांच के प्लेट में, यानी यहाँ पे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जिस माध्यम का बात करेगा उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो नीचे क्या आएगा आपका, ये 1.5, ठीक है।
अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 2 कैसे आया, तो देखिए 1.5 है, 1.5 गुना कितना होता है, 1.5 से 2 गुना 3 होता है, तो यही आपका कट के 3 आ जाता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही है, बाकी